हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वो सारे लोग जो सीए इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, मैं आपको एक 100% जेन्युइन, 100% ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहता हूं और आपका पूरा का पूरा प्लान बनाना चाहता हूं। ये वीडियो का ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट का रहेगा, लेकिन इस 10 से 15 मिनट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको गाइड करूंगा किसको ग्रुप 1 देना चाहिए, किसको ग्रुप 2 देना चाहिए, कौन सा अटेम्प्ट आपको चूज करना चाहिए, जनवरी या मई, ऑल इंडिया रैंक कैसे लेके आनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, तो बने रहिएगा आखिरी तक। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई और पॉइंट है तो कमेंट करके उसे बताइएगा। चलिए बात को चालू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिरकार सीए इंटरमीडिएट है क्या, सीए इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सीए इंटरमीडिएट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए या सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, आपको कौन सा अटेम्प्ट लगाना चाहिए, जनवरी 26 में पेपर देना चाहिए या मई 26 में पेपर देना चाहिए, और AIR ऑल इंडिया रैंक कैसे लाएं। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आखिरी के 3 पॉइंट हैं वो तो भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 110% बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस आपको देने वाला हूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मेरे बेटा, सीए इंटरमीडिएट में 2 तरीके से आप आ सकते हैं। ये आपकी सीए जर्नी का सेकेंड स्टेप होता है। इसके बाद सीधे फाइनल है, आर्टिकलशिप और फाइनल। सीए इंटरमीडिएट में आने के 2 तरीके हैं। एक, आप डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से आ सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री वो जो व्यक्ति बीकॉम के 3rd ईयर में है या पेपर दे दिए हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट एंट्री चूज करिए, या फिर फाउंडेशन पास करने वाले आ सकते हैं। आईसीएआई आपसे क्या चाहता है इस पेपर में? आईसीएआई कहता है सीए इंटरमीडिएट को वर्किंग नॉलेज वाला पेपर। वाई इट इज कॉल्ड वर्किंग नॉलेज लेवल? क्योंकि यहां जो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो आपको रियल बिजनेस वर्ल्ड में हेल्प करते हैं। आप जरा सोच के देखिए, फाउंडेशन के बाद आर्टिकलशिप क्यों नहीं रखी, इंटर के बाद ही आर्टिकलशिप क्यों रखी है? क्योंकि इंटर के अंदर जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो वही आपको प्रैक्टिकल जीवन के अंदर मदद करेंगे। चाहे वो अकाउंटिंग हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कॉर्पोरेट लॉ है, लेबर लॉ है, ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें आपके वर्किंग नॉलेज के अंदर आएंगी। इसीलिए आईसीएआई ने बड़ी समझदारी से ये 6 सब्जेक्ट लगाए हैं। सीए इंटर में टोटल 2 ग्रुप हैं। एक आता है आपका ग्रुप 1, जिसमें टोटल 3 पेपर हैं। एडवांस अकाउंटिंग का पेपर 100 नंबर का, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर 100 नंबर का, और टैक्सेशन का पेपर 100 नंबर का, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप 1 का ये कॉम्बिनेशन बनता है। ग्रुप 2 में फिर आपके 3 पेपर हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का पेपर, सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं। ऑडिटिंग का 100 मार्क्स का पेपर, और एफएम और एसएम का 100 मार्क्स का पेपर। मतलब आपका पूरा सीए इंटरमीडिएट 2 पार्ट में बटा हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 टोटल 300 मार्क्स, ग्रुप 2 टोटल 300 मार्क्स। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स हैविंग 100 मार्क्स ईच। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट आप पास कैसे होगे। व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीए इंटरमीडिएट? मेरे बेटा, 2 कंडीशन है पास होने की, और याद रखिएगा बोथ कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होगा, बोथ कंडीशन, दोनों की दोनों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। मतलब 6 के 6 पेपर के अंदर आपके कम से कम 100 में से 40 नंबर तो होने ही चाहिए।
अकाउंटिंग में मिनिमम 40 होने चाहिए, ऑडिट में 40, कॉस्टिंग में 40, एफएम में 40, टैक्स में 40, 40 तो चाहिए ही चाहिए। एंड अलोंग विद दैट कंडीशन नंबर 2, आपके ओवरऑल 50% होने चाहिए। आप जो भी ग्रुप या ग्रुप्स दे रहे हो, मतलब आप जो भी ग्रुप दे रहे हो या आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो जो आप ग्रुप दे रहे हो उसमें 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। मतलब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो सिंगल ग्रुप, तो कम से कम 150 नंबर आपके होने चाहिए, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 300 नंबर आपके होने चाहिए। मैंने यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से 4 सिचुएशन ली हैं जहां मैं आपको बिल्कुल पासिंग क्राइटेरिया समझा सकता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है स्टूडेंट ए, उसने सिंगल ग्रुप का पेपर दिया, अकाउंट्स में 55 आए, लॉ में 60 आए, टैक्स में 30 आए, टोटल बना 145। क्या मैं कहूं टैक्स के पेपर की वजह से इसकी कंडीशन नंबर 1 फेल हो गई? क्योंकि कंडीशन नंबर 1 में था मिनिमम 40% होने ही चाहिए, टैक्स में इसकी कंडीशन नंबर 1 फेल। टोटल इसके 150 नहीं बने, इसने एक ग्रुप दिया था 300 नंबर का, तो मिनिमम 150 बनने चाहिए थे, कंडीशन नंबर 2 भी फेल हो गई। दोनों कंडीशन फेल हो गई, जबकि दोनों कंडीशन सक्सेसफुल होनी चाहिए थी, तब वो पास कहलाता। इसीलिए इस बच्चे का रिजल्ट अनसक्सेसफुल आएगा। अब मान लीजिए एक और महाशय है स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2 ने भी सिंगल ग्रुप दिया, अकाउंट्स में उनके 48 आए, लॉ में उनके 55 आए, टैक्स में उनके 40 आए। क्या मैं कहूं टोटल बन गया 43। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यह व्यक्ति कंडीशन नंबर 1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है? इसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 नंबर हैं मिनिमम। लेकिन क्या मैं कहूं ये बेचारा कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके टोटल मार्क्स 150 से कम हैं, इसीलिए इसका रिजल्ट भी अनसक्सेसफुल ही बोला जाएगा। अब आता है हमारा स्टूडेंट 3, जो सिंगल ग्रुप दे रहा है। अकाउंट्स के पेपर में 60 नंबर आए, लॉ के पेपर में 50 नंबर आए, टैक्स के पेपर में 50 नंबर आए, टोटल बन गया 160। क्या मैं कहूं कंडीशन नंबर 1 इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 40 होने चाहिए, फुलफिल कर दी। कंडीशन नंबर 2 ओवरऑल 150, मतलब 50% से ज्यादा होने चाहिए, वो फुलफिल कर दी। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो आपका रिजल्ट सक्सेसफुल में तब्दील हो जाएगा। स्टूडेंट नंबर 4, जिसने थोड़ी डेयरिंग दिखाई और उसने बोथ ग्रुप का पेपर दिया। जैसे ग्रुप 1 में अकाउंट्स में 60 आए, लॉ में 40 आए, टैक्स में 40 आए, टोटल बना 140। क्या मैं कहूं अगर यह व्यक्ति सिंगल ग्रुप देता तो कंडीशन नंबर 1 तो पास कर ली होती इसने, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 से ऊपर, लेकिन कंडीशन नंबर 2 पास नहीं कर पाया होता। और अगर ये सिंगल ग्रुप दे रहा होता तो इसका रिजल्ट अनसक्सेसफुल होता। लेकिन इसने बोथ ग्रुप दिए। इसने कॉस्टिंग का पेपर दिया 70 लाया, ऑडिट का पेपर दिया 40 लाया, एफएमएसएम का पेपर दिया 50 लाया, और ग्रुप 2 में ले आया 160। बोथ ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज आपके दोनों ग्रुप के नंबर कंबाइन हो जाएंगे, तो 140 प्लस 160 टोटल हो गए 300। क्योंकि आपने बोथ ग्रुप दिया था तो टोटल देखा जाएगा आपका 600 में से 300 इंडिविजुअल आप सब में 40 से ऊपर लाए ही हो, दोनों कंडीशन फुलफिल, और आपका रिजल्ट पास। कितना बड़ा फायदा है बोथ ग्रुप्स देने का, कितना बड़ा फायदा है बोथ ग्रुप्स देने का। आई होप आपको यह पता चल गया होगा कि ICAI पासिंग क्राइटेरिया क्या लगाता है। अब आगे चलते हैं। आपका सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में है, सर हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या हमें बोथ ग्रुप देने चाहिए? सर हमें कौन से अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए? हमें जनवरी के लिए जाना चाहिए या हमें मई के लिए जाना चाहिए?
मैं आपको इन सब का जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हैं मेरे दोस्त, तो आपके पास एडवांटेज ही एडवांटेज है। सबसे बड़ी एडवांटेज है ऑल इंडिया रैंक लाने की, अपने नाम के आगे ऑल इंडिया रैंक का टैग लगाने की। जीवन भर चलेगा आपके साथ, याद रखिए। अगर आपने ऑल इंडिया रैंक का टैग लगा लिया तो जब तक आपका जीवन है तब तक आप कह सकते हो कि मैं सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक था। सबसे पहला फायदा ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी। दूसरा फायदा, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने स्टूडेंट नंबर 4 के साथ बताया। तीसरा फायदा, आप इंटरमीडिएट को एक बारी में एक साथ खटक से क्लियर कर दोगे, बात ही खत्म। सीधे इंटरमीडिएट क्लियर करो, आर्टिकलशिप में जाओ, 2 साल आर्टिकलशिप करो, फाइनल जाओ, बोथ ग्रुप दो, खत्म सीए। लेकिन केवल एक ही चैलेंज है, क्योंकि आप दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप, मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं अपनी, अगर आप 8 से 10 घंटे कॉन्टिन्यूअसली का मतलब लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली का मतलब है कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो, 7 से 8 महीने डिवोट कर सकते हो, तो मैं आपको कहता हूं बोथ ग्रुप दीजिए। जनवरी 2026 में आप ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे, अगर आप सीरियस होके पढ़ाई करेंगे। ये कोर्स, सीए का कोर्स, बेटा मेहनत कम और जवानी, सुनो ध्यान से, पैसे कम और जवानी ज्यादा मांगता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के इस कोर्स में कुछ नहीं हो सकता। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो सर मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, मैं तो 4 से 5 घंटे निकाल सकता हूं, तो क्या मैं सीए बन सकता हूं? सर मेरी एक रेगुलर जॉब चल रही है, मैं या कॉलेज जाता हूं, क्या मैं सीए बन सकता हूं? सर मैं ज्यादा प्रेशर लेके काम नहीं कर सकता, मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है, क्या मैं सीए बन सकता हूं? अरे बिल्कुल बन सकते हो मेरे भाई, आपकी कैटेगरी में आता हूं मैंने भी सिंगल ग्रुप करके ही सीए पास करा है। अगर आप चाहते हो ज्यादा टाइम ना लगाना, 4 से 5 घंटे देना, आप कॉलेज में हो या फिर कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते, तो आप सिंगल ग्रुप के लिए जाइए। ये सब बेकार बात है कि आपका एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाएगा या आप एक अटेम्प्ट बाद सीए बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट will always be a chartered accountant till his death. हमेशा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कहलाएगा। Nobody is going to ask you your number of attempts, कि वो 1 अटेम्प्ट लग रहे हैं, 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं, 10 अटेम्प्ट लग रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। इट्स नेवर टू लेट, आप पास कर जाएंगे, चाहे थोड़े थोड़े स्टेप लेके ही क्यों ना करिए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं। सर अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो एक ग्रुप देना जनवरी में और एक ग्रुप देना मई में। अच्छा, कुछ बच्चे अब ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें सर ठीक है मैं एक एक ग्रुप करके दूंगा, क्या मैं सेकंड ग्रुप पहले दे दूं जनवरी में और क्या मैं फर्स्ट ग्रुप मई में दे दूं? भाई देने को तो आप दे सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कभी मत करना यह गलती। जाओ जाके किसी भी चैनल के वीडियोस देखो, जो बच्चा सेकंड ग्रुप पहले तैयार करता है, फर्स्ट ग्रुप बाद में तैयार करता है, अरे उसका ढंग से क्लियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ उसकी बहुत ज्यादा लिंकिंग है दोस्त। जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आती होगी आप ऑडिट कैसे कर लोगे? जब तक अकाउंटिंग नहीं आती होगी अपना टैक्स ये कॉस्टिंग कैसे कर लोगे? बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा मना करूंगा, हमेशा पहले ग्रुप 1 देंगे उसके बाद ग्रुप 2 देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बताओ ऑल इंडिया रैंक कैसे लानी है। मेरा एक डेटा है कि अगर आप 600 में से 480 नंबर के आसपास ले आते हो
तो आपका रैंक आ जाता है। अगर आप 600 में से 480 नंबर के आसपास मतलब 80% ले आते हो तो आपका रैंक आ जाता है। अब मेरे बेटा 4 टिप्स हैं, केवल 4 सिंपल रूल्स ऑल इंडिया रैंक लाने के। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कम से कम 2 महीने पहले खत्म करना ही पड़ेगा, याद रखिए। कम से कम 2 महीने पहले आपका सिलेबस बोथ ग्रुप का खत्म हो जाना चाहिए। सर अब अगला पॉइंट आता है, मैंने 6 महीने पहले जो पढ़ा होगा वो कैसे याद रहेगा? बिल्कुल फैक्ट बात है। रैंकर्स हमेशा कॉन्करेंट रिवीजन करते हैं, रैंकर्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस रिवीजन्स करते हैं। कॉन्टिन्यूअस रिवीजन मतलब टॉपिक वाइज रिवीजन, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन्स। ये नहीं करते रैंकर्स कि एक सब्जेक्ट उठाया 6 महीने पहले उठाया था भूल गए। नो, दे विल ऑलवेज डू कॉन्करेंट रिवीजन्स। रैंकर्स विल नेवर स्किप ICAI यूनिवर्स। आप पूछेगा किसी भी रैंकर से ICAI का स्टडी मटेरियल, ICAI के PYQ, ICAI की RTP, ICAI की MTP, कोई भी रैंकर कभी मिस नहीं करता। अगर आपने ये मिस कर दी तो आपकी रैंक कभी नहीं आ सकती, याद रखिए। 5 मॉक टेस्ट दीजिएगा। अगर ये 4 बातें आप फॉलो करते हो आप ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे ही आओगे, 110% लाओगे आप। दोस्त अब बात आती है कि आप 12 महीने से तैयारी करो या आप 15 महीने से तैयारी करो। मेरे बेटा अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप याद रखिएगा आपका अटेम्प्ट जनवरी 2026 में बोथ ग्रुप आएगा। जून तक आप अपना जीवन खत्म करिए, अक्टूबर तक आप अपना G2 खत्म करिए, नवंबर और दिसंबर में रिवीजन करिए। लेकिन सबसे बड़ा कैच यह है कि आपको 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं देना चाहते तो आप बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं कर पाएंगे बेटा। बोथ ग्रुप्स के लिए अगर आपको जनवरी में बोथ ग्रुप्स देने हैं तो आपको 8 से 10 घंटे कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं 4 से 5 घंटे देना चाहता हूं और मैं बोथ ग्रुप मई में दूंगा, तो मेरे बेटा अगर आप कॉलेज में हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो दोस्त फिर आप अभी से अपना टारगेट देखिए, टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। अभी से अपना टारगेट सेट कर लें 15 महीने का और 15 महीने के सब्सक्रिप्शन लीजिए। या तो बोथ ग्रुप मई में दीजिए या एक ग्रुप जनवरी में दीजिए फर्स्ट और दूसरा ग्रुप मई में दीजिए। सर फर्क क्या है? मेरे बेटा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ध्यान से सुनिए। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पड़ रहा है 22,499 का। अगर आप 15 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पड़ता है 25,000 रुपये का। मतलब अगर मैं कहूं तो हार्डली 12 महीने और 15 महीने में 2500 रुपये का फर्क है, केवल 2500 रुपीज का फर्क है। लेकिन इस 2500 में आप पूरे सिक्योर हो जाते हो। यहां एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोड लगाएंगे ना तो CANK10 लगाना, आपको बुक भी मिलेगी, 2 समरी बुक और डिटेल्ड बुक जिसमें RTP MTP PYQ कवर है। ये बैच आपको लेना है। ये बैच है जिसने ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं। मैं एक एक बच्चे को पर्सनली जानता हूं। और चैतन्य आर्या बेटा, इसकी तो अभी मैंने आर्टिकलशिप लगवाई है, बेचारा बहुत परेशान हो गया था, पापा के एक्सपायर हो गए थे, इसके पापा की डेथ हो गई थी। ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटा, संकल्प रेगुलर बैच जनवरी 2026 में 2026 वालों के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 22,499 रुपये में। डेट याद रख लीजिए, 12 मार्च से चालू हो रहा है। ये जो 5 चेहरे आपके सामने हैं, ये जितने भी रैंक्स लगे हुए हैं, जितने भी, ये सब हमसे ही पढ़े हैं।
एक एक बच्चे को जानता हूं। कुशाग्र वैश्य बदायूं का बेटा है, नाम्या चंडीगढ़, ठीक है। ये सारे के सारे लोग, मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, लॉ ऑडिट की कमान अंकित सर संभालेंगे, टैक्सेशन हमारे तुली सर ने संभाल रखी है, कॉस्टिंग एफएम राहुल सर और डागा सर संभालेंगे एसएम। 30 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक दे चुके हैं और 3200 से ज्यादा एग्जेम्पशन। मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, इस बार भी हाईएस्ट अकाउंटिंग के मार्क्स एडवांस अकाउंटिंग 85 है, विच इज वेरी 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 गुड। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।